हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू करने जा रहे हैं। इसका पहला जो टॉपिक है वो है करंट। व्हाट इज़ करंट? इसके बारे में तो क्लास 10 में पढ़ ही चुके हो, लेकिन हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं और थोड़ा सा डेप्थ में इसको पढ़ेंगे। ओके, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इज़ नोन एज करंट। कोई भी एक कंडक्टर है कुछ है तो उसमें एक क्रॉस सेक्शन के थ्रू पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है वो है करंट। अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। कैसे हम लोग करेंगे कि मान लेते कि एक वायर है तो इसके एक क्रॉस सेक्शन को हम फॉलो करेंगे और स्टॉप वॉच ऑन कर देंगे। हम देखेंगे कि कितना चार्ज वहाँ पे फ्लो हो रहा है। मान लेते कि 5 मिनट किया 300 सेकेंड तो कितना चार्ज फ्लो है, तो टोटल जितना चार्ज फ्लो हुआ उसके साथ अगर टाइम डिवाइड कर देंगे, टाइम से वो डिवाइड कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा, चार्ज पर यूनिट टाइम, कोई भी क्रॉस सेक्शन में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो करंट है तो वो हम लोग क्या करते हैं कि डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी करते हैं, मतलब टोटल कितना चार्ज फ्लो हुआ बाई टोटल टाइम, ऐसे करते हैं। तो नॉर्मली हम लोग जो मिलता है वो एवरेज करंट मिलता है। ठीक है, 5 मिनट से हम लोग काउंट किया तो 5 मिनट के अंदर हर एक टाइम में वो इक्वल रेट में फ्लो हुआ इसका तो कोई पता नहीं। अगर इक्वल रेट में फ्लो हो रहा है तो ठीक है, तो उसका एक ही आंसर आएगा। ठीक है, अगर इक्वल रेट में फ्लो नहीं हो रहा है तो हम लोग एवरेज आंसर आएगा। ठीक ना, कि 5 मिनट के अंदर उसके एवरेजली इतना चार्ज पर यूनिट टाइम, मतलब इतना करंट फ्लो हो रहा है। अब उसका मतलब अलग अलग पॉइंट में अगर अलग अलग टाइम चार्ज फ्लो होगा तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इंस्टेंटेनियस करंट के बारे में बात करेंगे। इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट। वो क्या होता है, डिफरेंशिएट करना पड़ता है चार्ज को, डी क्यू बाई डी टी करना पड़ेगा। मतलब हर एक पॉइंट में हर एक टाइम में वो अलग अलग करंट फ्लो हो रहा है, मतलब उसका रेट अलग अलग है। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, इंस्टेंटेनियस करंट। जैसे कि हम लोग क्लास 11 में पढ़े कि एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो यहाँ पे भी एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट है। एवरेज मतलब टोटल चीज़ के बारे में पता होता है, इंटरमीडिएट स्टेट में क्या हो रहा है वो पता नहीं है। इंस्टेंटेनियस मतलब हर एक पॉइंट में क्या हो रहा है वो हम लोगों को मालूम है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिया है कि यहाँ पे जो चार्ज है वो ऐसे वेरी कर रहा है टाइम के साथ साथ। ऑब्वियसली ये लीनियर इक्वेशन तो नहीं है, मतलब t=2 सेकंड में जितना चार्ज फ्लो हो रहा है t=5 सेकंड में अलग चार्ज फ्लो हो रहा है, मतलब उसका करंट जो है वो अलग अलग पॉइंट में अलग अलग होगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को पूछा गया कि व्हाट इज द करंट एट 2:2 सेकंड। t=2 सेकंड जब टाइम था उस टाइम उसका करंट कितना है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। I इंस्टेंटेनियस करंट हमको मालूम करना है, dq बाई dt। तो इसको करने से क्या होगा, देखो टी क्यूब को डिफरेंशिएट करने से क्या होता है, डी डी टी ऑफ टी क्यूब 3t²। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 12t²। इसको क्या हो जाएगा 60 और इसमें हो जाएगा 5, इसका हो जाएगा 0। अब हम लोग को करंट निकालना है एट t=2 सेकेंड, तो t के जगह 2 डाल देंगे, बहुत इजी है। अब यहाँ पे देखो 2 2 4 48 हो गया यहाँ पे, प्लस 12 48 12 60 प्लस 5 65 एम्पियर इसका करंट आ जाएगा। एम्पियर इज द यूनिट ऑफ द करंट। करंट का यूनिट क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम, कूलम पर सेकेंड। इसका शॉर्टकट एक नेम दिया है, क्या है, एम्पियर। हम लोग उसको शॉर्टकट में कैपिटल ए लिखते हैं। ओके, अब यहाँ पे करंट के बारे में थोड़ा सा हम लोग को मालूम था और यहाँ पे ये चीज़ यहाँ है वो इंस्टेंटेनियस करंट। तो यहाँ पे और एक चीज़ के बारे में हम लोग को मालूम होना चाहिए, वो है करंट डेंसिटी। इसके बारे में हम लोग को पहले से मालूम नहीं था। करंट डेंसिटी क्या है, मान लेते हैं कि यहाँ पे करंट जो फ्लो हो रहा है वो एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन में फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो वो क्रॉस सेक्शन का तो कुछ एरिया है, पूरा एरिया के जुड़ के वो करंट फ्लो हो रहा है। तो पर यूनिट एरिया में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो कितना है, उसे कहते हैं हम लोग करंट डेंसिटी, अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। मतलब करंट को एरिया से डिवाइड कर दोगे तो करंट डेंसिटी मिल जाएगा, जो एरिया में करंट फ्लो हो रहा है। इसका यूनिट क्या होगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। करंट पर यूनिट एरिया इसका यूनिट होगा। ठीक है, तो ये 2 टर्म हम लोग को थोड़ा सा समझना होगा, एक करंट और एक करंट डेंसिटी। उसके बाद हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे, ओम्स लॉ, उसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे। इसको थोड़ा सा देख लो। अब ओम्स लॉ के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसा कि तुम लोग को पता है, क्लास 9 10 में पढ़ चुके हो कि ओम्स लॉ क्या है, कि किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे तो वहाँ पे करंट स्टार्ट हो जाता है फ्लो होना। ठीक है, मतलब कैसे क्यों फ्लो होता है, क्योंकि डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल्स कंडक्टर के यहाँ पे और इस साइड में दोनों एंड के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस है। जब भी कोई चीज़ के अक्रॉस कुछ डिफरेंस का मतलब डिफरेंस होता है
तो वो बैलेंस करना चाहते हैं। जैसे कि हाइट का डिफरेंस होगा तो वाटर फ्लो होगा, टेम्परेचर का डिफरेंस होगा तो हीट फ्लो होगा, सिमिलरली पोटेंशियल का डिफरेंस होगा तो क्या फ्लो होगा, करंट फ्लो होता है। तो किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस हम क्रिएट कर देंगे, मतलब दोनों इसी कंडक्टर के ए पॉइंट में और ए पॉइंट में पोटेंशियल का एक डिफरेंस होगा, अलग अलग पोटेंशियल रहेगा, वो कैसे मिलेगा, बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि बैटरी क्या होता है, वो एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है। बैटरी के बारे में हम लोग बाद में भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, करंट फ्लो होता है, और जो करंट फ्लो होगा ना वो प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस होगा। जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई करेंगे करंट उतना ही ज़्यादा फ्लो होगा, ये तो नेचुरल है। डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा फ्लो उतना ही ज़्यादा होगा। सो वही ओम्स लॉ है, इफ टेम्परेचर एंड अदर कंडीशन रिमेन सेम देन करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। इसको ज़्यादा समय हम बर्बाद नहीं कर रहे हैं। करंट इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, V। नेक्स्ट लाइन में हम मैथमेटिकली ये लिख सकते हैं V प्रोपोर्शनल टू I, और वहाँ पे लिख सकते हैं V इज इक्वल टू IR। तो यहाँ पे R आ गया, R मतलब V/I। R क्या चीज़ है, R तो एक प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है, लेकिन R का नाम क्या है। देखो यहाँ पे हम लोग देखें कि R इज इक्वल टू V/I, मतलब अगर हम लोग सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे दोनों कंडक्टर में, मान लेते हैं कि एक कंडक्टर है एक कंडक्टर है, दोनों का ही एक्रोस में हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, सेम पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट करके अप्लाई किया, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि करंट क्या हो रहा है, किसी में कम हो रहा है किसी में ज़्यादा हो रहा है। सेम पोटेंशियल अप्लाई करने के बावजूद दोनों कंडक्टर में अलग अलग करंट जा रहा है। किसके वजह से, R की वजह से। जिसका R ज़्यादा होगा, यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं I इज इक्वल टू V/R। अगर सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो डिफरेंट करंट मिल रहा है, क्योंकि R डिफरेंट है सबका। तो R क्या है, ऐसे R तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, लेकिन R एक वो चीज़ है जिसका अगर R ज़्यादा होगा तो उसका करंट कम होगा, और जिसका R कम होगा उसका करंट ज़्यादा होगा। और डिफरेंट R के लिए अलग अलग करंट मिल जा रहा है सेम पोटेंशियल डिफरेंस होने के बावजूद। तो ये R ऐसा चीज़ है, वो I को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, I को रेजिस्ट करता है, उसको उसका फ्लो को रेजिस्ट करता है। तो जो रेजिस्ट करता है इसीलिए उसका नाम क्या है, रेजिस्टर, और हम लोग उसको रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। तो R का नाम क्या है, R मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। हर एक कंडक्टर का अलग अलग रेजिस्टेंस होता है। सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो अलग अलग करंट मिलेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस अलग अलग है। अब जो रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर का, वो अलग अलग चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। वो क्या होता है, देखो जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के साथ प्रोपोर्शनल है। जिसका लेंथ जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा। अगर हम लोग एक लाइट जला रहे हैं बैटरी से और तार बहुत लंबा लेंगे तो लाइट कम जलेगा, मतलब उसमें तार में क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस, लेंथ बढ़ गया तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, मतलब करंट घट जाएगा, मतलब तार का जो इंटेंसिटी होगा लाइट का वो घट जाएगा। R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जिसका ज़्यादा एरिया है उसका रेजिस्टेंस उतना ही है, मतलब अगर थीन वायर होगा, जितना ज़्यादा थीन होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, और फाइनली क्या है, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, R प्रोपोर्शनल टू L/A। ये जो पढ़ ही चुके हो, तो R इज इक्वल टू रो L/A। तो रो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये जो इसका नाम क्या है, इसका नाम है रेजिस्टिविटी। क्या नाम है, रेजिस्टिविटी। जो क्या होता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब सेम लेंथ और सेम एरिया होने के बावजूद दोनों कंडक्टर में अलग अलग रेजिस्टेंस होता है। क्यों होता है, रेजिस्टिविटी के वजह से। रेजिस्टिविटी क्या होता है, मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है। कॉपर का रेजिस्टिविटी और आयरन का रेजिस्टिविटी अलग अलग होगा। तो एक कॉपर और आयरन का अगर वायर रहेगा, दोनों का ही लेंथ सेम है, एरिया भी सेम है, फिर भी दोनों का रेजिस्टेंस अलग होगा। रेजिस्टिविटी अलग है। इसीलिए रेजिस्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टिविटी के यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है ओहम मीटर। करके देखना, ओहम मीटर इसका यूनिट होता है। अब यहाँ के एक प्रॉब्लम लेते हैं कि इफ द लेंथ ऑफ ए वायर इज इंक्रीज बाई 50%, अगर किसी वायर का लेंथ हम 50% बढ़ा दें तो उसका रेजिस्टेंस में कितना बदलाव आएगा, कितना परसेंट। तो यहाँ पे एक चीज़ जानना जरूरी है, जब हम लोग परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, अच्छे से समझना, परसेंटेज चेंज पता है फिर भी हम रिवाइज कर ले रहे हैं। जैसे कि एक चीज़ को हम लोग 10 रुपीज़ में खरीदा, कॉस्ट प्राइस 10 रुपीज़ में खरीदा, और उसको सेल प्राइस सेल किया कितना रुपीज़ में, 12 रुपीज़ में, तो उसमें कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, परसेंटेज प्रॉफिट कैसा हुआ। पहले तो ऊपर में कितना लिखेंगे, प्रॉफिट कितना हुआ, 12 - 10 मतलब 2, मतलब कितना चेंज हुआ, चेंज
जब परसेंटेज चेंज हम बताते हैं तो ऊपर क्या लिखते हैं, चेंज लिखते हैं, और नीचे क्या लिखेंगे, बाई कॉस्ट प्राइस, मतलब इनिशियल वैल्यू इंटू 100, मतलब क्या होगा 20%। मतलब किसी भी परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज बाय इनिशियल वैल्यू, इनिशियल मतलब पहले जो था उसके ऊपर ही परसेंटेज कैलकुलेट होता है कॉस्ट प्राइस में, इंटू 100। तो इसको नोट करना जरूरी है। हम लिख दे रहे हैं कि परसेंटेज चेंज का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिखते हैं परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज का मतलब होता है चेंज बाय इनिशियल, इनिशियल जो वैल्यू था मतलब चेंज होने से पहले, इंटू 100। इसको याद रखना है, यह है परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि इसका लेंथ क्या था, L1 था, तो उसका लेंथ हो गया L2, L1 से L2 चेंज हो गया, तो L2 का वैल्यू क्या होगा, L2 का वैल्यू होगा L1 तो जितना था प्लस L1 का 50% बढ़ गया है, ठीक है। L1 का 50% मतलब क्या होगा, तो इसको कैलकुलेशन करोगे 3L1/2 होगा। L2 इज इक्वल टू 3L1/2, से L2/L1 क्या हो जाएगा 3/2, ठीक है। L2 मतलब फाइनल लेंथ, L1 मतलब इनिशियल लेंथ, तो फाइनल लेंथ बराबर क्या होगा, इनिशियल लेंथ L1 तो था ही, उसको L1 में चेंज आया, कितना आया, इंक्रीज हो गया 50%। तो L1 का 50% क्या होता है, L1 मल्टीप्लाइड बाई 50%। इतना बड़ा और इतना था तो दोनों मिला के फाइनल बना, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला तो लगा सकते हैं, लेकिन अगर किसी वायर का लेंथ बढ़ेगा तो उसका एरिया भी तो घट जाएगा ना, क्योंकि उसका रेडियस घट जाएगा, ऐसे बड़ा होगा तो एरिया भी घट जाएगा, लेकिन क्या कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि V1 मस्ट बी इक्वल्स टू V2, वॉल्यूम कभी नहीं चेंज होगा। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, पाई R1² L1 इज इक्वल्स टू पाई R2² L2 लिख सकते हैं, सिलिंड्रिकल वायर है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं R1/R2 उसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू L2/L1, पाई पाई तो कैंसिल हो जाएगा। L2/L1 का वैल्यू क्या है 3/2, मतलब ये हो जाएगा 3/2। R1 और R2 का जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर का रेशियो क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। इसको लिख के रख देते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है कि परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस कितना होगा, परसेंटेज चेंज का मतलब क्या है, चेंज बाय ओरिजिनल इंटू 100। चेंज कितना हुआ R2 - R1, पहले R1 था उसके बाद R2 हो गया, तो चेंज R2 - R1। इनिशियल वैल्यू कितना था R1 इंटू 100। ये समझ में आया कि नहीं आया। मान लेते कि जो रेजिस्टेंस है वो R1 से लेके R2 चेंज हुआ, तो कितना चेंज हुआ, डेल्टा R कितना हुआ R2 - R1, इनिशियल वैल्यू R1 इंटू 100। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने से क्या होगा, R2/R1 - 1 इंटू 100 कर सकते हैं। R का वैल्यू क्या है, रो L/A, तो इसको रो L/A बैठा सकते हैं, रो L2/A2 बाय रो L1/A1। रो तो चेंज नहीं होगा, वो तो सेम है, मटेरियल का प्रॉपर्टी है, रो रो कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा L2/L1 इंटू A1/A2 -1 इंटू 100। होगा कि नहीं होगा। अब देखो ऐसे यहाँ पे करते हैं ना, वहाँ पे जगह शेष हो गए। अब देखो A की जगह क्या लिख सकते हैं, L2/L1 हुआ, और A2 का मतलब क्या है, A1 का मतलब क्या है पाई R1², इसका मतलब क्या है पाई R2² -1 इंटू 100, ठीक है ना। अब पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, L2/L1 का वैल्यू मालूम है कितना है 3/2, और R2/R1 R1² कितना है 3/2, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3/2 -1 इंटू 100, तो 9/4 -1 मतलब क्या होगा 5/4 इंटू 100, मतलब 125%। रेजिस्टेंस में कितना बदलाव आएगा, तो 9/4 -1, सो इट इज 5/4, 125% बदलाव आएगा, ठीक है। समझ में आया, मतलब परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या होगा, ऑलवेज चेंज बाय इनिशियल इंटू 100। ये वाला सब हमको याद रखना है, ठीक है। इसको कर लो, उसके बाद हम और एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है और उसका एक्सप्रेशन क्या होता है वो हम लोग डिराइव करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेफिनेशन देख लेते हैं, लेकिन उसे अभी तो समझ में नहीं आएगा,
लेकिन डिराइव करने के बाद वो समझ में आएगा। द एवरेज वेलोसिटी विथ विच एन इलेक्ट्रॉन मूव्स विद इन द कंडक्टर अंडर एक्सटर्नल फील्ड इज नोन एज नीट वेलोसिटी। हम लोगों को मालूम है कि हमारे पास एक कंडक्टर है, तो उसके अक्रॉस में अगर हम लोग फील्ड अप्लाई करेंगे, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, मतलब बैटरी लगाएंगे, तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन दौड़ना स्टार्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट करेगा, और इलेक्ट्रॉन जिधर चलता है उसके ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, करंट बनता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जब जाता है, एक मान लेते हैं कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन जाता है, तो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का कॉलिशन होता है दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ, उसमें बैठा हुआ आयन्स के साथ। तो उसके अंदर कई सारा चीज़ है, आयन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, उसके साथ उसका कॉलिशन होता है, मतलब वो इजीली नहीं जा सकता। ठीक है, वो फ्रीली मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा ऐसे चला जाएगा, ऐसे नहीं जा सकता, मतलब उसमें क्या होता है, कॉलिशन होता है। ठीक है, और कॉलिशन के लिए क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका वेलोसिटी क्या होता है, रैंडम होता है, मतलब कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन इधर उधर भाग रहा है, मतलब उस कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन अगर ऐसा चलता रहे, अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ना अप्लाई करें, नॉर्मल हम एक कंडक्टर लेते हैं, तो कोई भी कंडक्टर्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उसका वेलोसिटी कैसे होता है, रैंडम होता है। रैंडम मतलब किसके लिए होता है, उसका एनर्जी आता है कहाँ से, थर्मल एनर्जी, रूम टेम्परेचर में जो थर्मल एनर्जी होता है उसके लिए इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव करता है। मतलब अगर हमारे पास एक कंडक्टर है, हमारे पास एक कंडक्टर है, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है इधर उधर भाग रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन इधर उधर भाग रहा है, तो इसका जो एवरेज होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स जो वेलोसिटी है उसका एवरेज होगा। एवरेज कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, वेलोसिटी 1 प्लस वेलोसिटी 2 प्लस वेलोसिटी 3 डॉट डॉट डिवाइडेड बाई n, ऐसे हम लोग अगर एवरेज निकालेंगे, इसे हम लोग ये भी कह सकते हैं कि एवरेज ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसका एवरेज वेलोसिटी है ना, उसका एवरेज का साइन है, तो इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहा है तो कोई इधर जा रहा है, अगर 10 इधर जा रहा है तो 10 इधर जा रहा है, मतलब दोनों मिला के सब मिला के क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन रैंडमली दौड़ रहा है और उसका जो नेट इफेक्ट है, मतलब नेट वेलोसिटी क्या है, 0 है, मतलब कोई करंट नहीं बन रहा है। लेकिन जब हम लोग इसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, एक बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे, तो उसके अंदर क्या होगा, एक मतलब ड्रिफ्ट स्टार्ट होगा, मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड में फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा, धीरे धीरे होगा। तो उसमें क्या होता है, देखो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन इधर है, एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इसके किसी के साथ कॉलिशन हुआ, वो इधर चला गया, उसके बाद यहाँ पे कॉलिशन हुआ, इधर चला गया, तो मतलब एक कॉलिशन के बाद दूसरे कॉलिशन के बीच एक टाइम गैप है, उसे हम लोग क्या मानते हैं, उसे हम लोग T1 मानते हैं, किसी को T2 मानते हैं, मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए अलग अलग है। कोई इलेक्ट्रॉन T1 टाइम के बाद कॉलिशन हुआ, किसी अलग अलग टाइम में कॉलिशन होता है। ठीक है, मतलब जो एक कॉलिशन हुआ उसके बाद उसका डायरेक्शन चेंज हो गया, फिर दूसरा किसी के साथ टकराएगा, उसके बाद एक कॉलिशन होगा, इन दोनों कॉलिशन के बीच में कुछ गैप है। तो जो गैप है वो हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन लगभग वो क्या होता है, थोड़ा बहुत सेम होता है। तो उसके हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि उसके एवरेज ले लेते हैं। ठीक है, जब कोई चीज़ थोड़ा सा अलग अलग होता है तो हम लोग क्या लेते हैं, एवरेज ले लेते हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी का एवरेज क्या है, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी का एवरेज Vi है। लेकिन जब हम लोग बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, तो उसमें क्या आ जाएगा, एक एक्सेलरेशन आ जाएगा। कितना एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आएगा बोलो। एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, फोर्स पर यूनिट मास होता है कि नहीं होता है। फोर्स की जगह क्या लिख सकते हैं, हम लोग को मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो फोर्स इक्वल्स टू चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, -e, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मान लेता है E/m। इतना एक्सेलरेशन उसमें अंदर आ जाएगा, मतलब उसका एक्सेलरेशन हो जाएगा, उसका वेलोसिटी बढ़ने लगेगा। ठीक है, लेकिन कितना वक्त, एक गैप, एक कॉलिशन से दूसरा कॉलिशन, इतना टाइम के गैप में, उसके बाद वो क्या हो जाएगा, दूसरा कॉलिशन हो जाएगा, फिर दूसरे ओर भागेगा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा, वो फ्री है, मतलब कुछ कॉलिशन नहीं हो रहा है। तो ये जो टाइम मिला उसको, मतलब जो टाइम फ्री मिला, उसी टाइम में वो कितना हो रहा है, एक्सेलरेटेड हो रहा है, मतलब उसका वेलोसिटी बढ़ जाएगा। तो वेलोसिटी क्या होगा बोलो, सो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, हम आयत इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसका जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, उसका वेलोसिटी मान लेते कि इसको कैपिटल Vi लिखते हैं, कैपिटल Vi इज इक्वल टू स्मॉल vi
इतना था और इतना बड़ा, ठीक है, v इज इक्वल टू यू माइनस यू प्लस ए टी, तो ए टी यू प्लस ए टी आई, तो कितना होगा वी आई प्लस ए माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है, ई बाई एम इंटू टी आई, ये हो गया वी आई। ठीक है, मतलब एक कॉलिशन के बाद उसका वेलोसिटी वी आई था, रैंडम वेलोसिटी, लेकिन जो फ्री टाइम मिला उसमें इतना एक्सेलरेशन के साथ गया, उसके लिए वेलोसिटी थोड़ा सा बढ़ गया। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फाइनल जो वेलोसिटी हुआ वो इनिशियल वेलोसिटी प्लस दिस, किसके वजह से एक्सेलरेशन हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स लग रहा है, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। तो ए वाला जो इलेक्ट्रिक वेलोसिटी है वो हर एक चीज़ के लिए अलग अलग होगा, क्योंकि हर चीज़ को इतना टाइम नहीं मिलेगा, किसी को कम मिलेगा, किसी को ज़्यादा मिलेगा। मतलब एक इलेक्ट्रॉन के साथ कॉलिशन हुआ, वो इलेक्ट्रॉन इतना टाइम फ्री था, दूसरा इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा कम भी फ्री हो सकता है, इसीलिए क्या करना पड़ेगा, इसको एवरेज लेना पड़ेगा। ठीक है, तो एवरेज हम क्या से लेते हैं, एवरेज मतलब क्या होता है, एवरेज मतलब कुछ ही नहीं, इसका जो है एवरेज लेते हैं, एवरेज साइन ऐसे लिखा जाता है, सो वी आई उसका एवरेज माइनस ई बाई एम, इसका तो एवरेज नहीं होगा, कांस्टेंट है, लेकिन इसका एवरेज होगा। अब देखो इसका एवरेज क्या होगा, इसका जो एवरेज है वो बाद में लिखेंगे, इसका एवरेज क्या है, 0 है, क्योंकि इनिशियली जब एक्सेलरेशन नहीं था, नॉर्मली वो जो रैंडमली वेलोसिटी था उसका वेलोसिटी का एवरेज क्या होता है, 0 होता है, मतलब उसका कुछ फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है। और ये क्या हुआ, माइनस ई बाई एम इंटू, इसको हम लोग लिख लेते हैं टाउ। टाउ मतलब क्या होता है, टाउ मतलब एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिशंस, दोनों कॉलिशन के बीच में कितना टाइम स्पेंड कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन्स, वो हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए अलग अलग हो सकता है, टी आई, T1, T2, T3, T4, उसको सब मिला के जब एवरेज करेंगे तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, टाउ। तो टाउ मतलब क्या है, टाउ मतलब टी आई उसका एवरेज, मतलब क्या, T1 प्लस T2 सबके लिए अलग अलग टाइम बाई जितना इलेक्ट्रॉन है, ऐसे। इसका नाम क्या है, एवरेज टाइम बिटवीन टू कॉलिशन, एवरेज टाइम बिटवीन टू कॉलिशन टाउ। और ये जो एवरेज वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन का एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद जितना एवरेज वेलोसिटी में वो मूव करता है उसका नाम क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसीलिए इसका नाम क्या दिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या निकल गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन द कंडक्टर इज इक्वल टू माइनस ई बाई एम इंटू टाउ। इसको इक्वेशन नंबर 1 हम दे देते हैं। ओके, सो इसका डेफिनेशन क्या निकला, इलेक्ट्रॉन्स जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, मतलब बैटरी लगाते हैं, तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन जितना स्पीड में मूव करता है, जितना वेलोसिटी में मूव करता है, कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव करता है, तो वो वेलोसिटी का नाम क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। पहले क्या होता, पहले वो मूव कर रहा था लेकिन रैंडम मूव करता, मतलब कुछ फिक्स डायरेक्शन नहीं था, सब मिला के एवरेज क्या था, 0 था, यहाँ पे 0 आया, यहाँ पे भी 0 आया। लेकिन जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए तो थोड़ा थोड़ा करके मतलब उसका शिफ्ट हुआ, मतलब एक वेलोसिटी आ गया, तो वो क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, अब देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेफिनेशन आप तुमको समझ में आया कि एवरेज वेलोसिटी विद व्हिच एन इलेक्ट्रॉन मूव्स विद इन द कंडक्टर अंडर एक्सटर्नल फील्ड इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको थोड़ा सा मतलब देख लो, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टडी करेंगे। अच्छा, तो अब हम लोग एक नया रिलेशन डिराइव करने वाले हैं, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी पता है हम लोग को स्मॉल जे, जिसका नोटेशन था, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी अभी हम लोग डिराइव किए हैं VD। दोनों के बीच में क्या रिलेशन है वो डिराइव करना है, थोड़ा सा मतलब लिखना है, इसलिए हम लोग समझा दे रहे हैं तुमको। एक कंडक्टर है, उसके अक्रॉस में एक पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग अप्लाई किए हैं, कैपिटल V। तो इसके लिए क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दौड़ना स्टार्ट करेगा, इधर से इधर इलेक्ट्रॉन दौड़ना स्टार्ट करेगा, ऐसे नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड, एंड करंट इधर जाएगा। तो हम लोग जो करंट है और करंट डेंसिटी है उसको निकालने के लिए हम लोग क्या किया, हम लोग एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे लिया, हम लोग को पता करना है कि करंट यहाँ पे कितना करंट जा रहा है वो पता करना है। तो इसलिए हम लोग क्या किया, एक छोटा सा जगह हम लोग यहाँ पे अलग से लिया, यही कंडक्टर के एक छोटा सा जगह लिया। तो करंट का मतलब क्या है, करंट का मतलब एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन में कितना चार्ज जा रहा है पर यूनिट टाइम में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, एक क्रॉस सेक्शन में फोकस किया, एक क्रॉस सेक्शन में, इसका एरिया क्या है,
ए इज़ द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर, मतलब ये सेक्शन लिया, इसके एक पर्टिकुलर प्लेस में, पर्टिकुलर एरिया में हम देख रहे हैं कितना चार्ज जा रहा है। तो हम लोग को मालूम करना कि कितना करंट यहाँ पे जा रहा है। करंट मतलब क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो इसके थ्रू मान लेते कि डेल्टा टी टाइम्स, कुछ टाइम हम स्टडी करेंगे, देखेंगे कि कितना चार्ज वहाँ पे फ्लो हुआ। अब देखो यहाँ पे डेल्टा टी टाइम्स में जितना चार्ज फ्लो होगा वो इससे यहाँ से निकल जाएगा और कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, वी डी इंटू डेल्टा टी, क्योंकि वी डी मतलब डिप वेलोसिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कितना है, वी डी है कंडक्टर के अंदर। तो डेल्टा टी टाइम में कितना डिस्टेंस जाएगा, इतना डिस्टेंस जाएगा। तो हम लोग एक क्या कर सकते हैं, एक वी डी इंटू डेल्टा टी लेंथ का एक सिलेंडर कंसीडर कर सकते हैं। वो कंडक्टर तो सिलिंड्रिकल शेप में है, एक छोटा सा सिलेंडर। अब हम लोग ध्यान से समझना, अब हम लोग बता सकते हैं कि इसके अंदर डेल्टा टी टाइम में जितना इलेक्ट्रॉन पास हुआ वो किसके अंदर है, इस सिलेंडर के अंदर है। इस सिलेंडर के अंदर जितना इलेक्ट्रॉन है अभी, डेल्टा टी टाइम बाद जितना इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब वो यहाँ से पास किए होंगे। अदरवाइज कैसे, यहाँ पे कैसे आया, यहाँ से पास किए भी इसीलिए तो आया, मतलब यहाँ पे रहने वाला हर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास किया। वी डी इंटू डेल्टा टी डिस्टेंस में रहने वाला सभी इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास किया। तो ए वाला जो सेक्शन है इसका लेंथ है वी डी इंटू डेल्टा टी, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, ठीक है। तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका लेंथ क्या है, वी डी इंटू डेल्टा टी, और इसका वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाइड बाई एरिया, क्या होता है, वॉल्यूम होता है वो सिलेंडर, इतना वॉल्यूम। अब हम लोग मान लेते हैं कि एन इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है, ध्यान से लिख लेना ये चीज़। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है पर यूनिट वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम्स, ठीक है। पर यूनिट वॉल्यूम में कितना वॉल्यूम, तो एन स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम में एन इलेक्ट्रॉन है, तो इतना वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन है, दिस मल्टीप्लाइड बाई एन, मतलब इतना वॉल्यूम मतलब इतना इलेक्ट्रॉन है। और हर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, माइनस ई, मतलब हम लोग पता कर लिया कि इसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन्स है, मान लेते कि 100 इलेक्ट्रॉन्स है, 100 है, और हर एक के पास ई चार्ज है, तो टोटल चार्ज कितना मिलेगा, माइनस ई के तरफ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया टोटल चार्ज। मतलब इसके अंदर इतना चार्ज है, वो कहाँ से पास किया, यहीं से पास किए होंगे डेल्टा टी टाइम में। सो करंट कितना बनेगा, करंट हम लोग लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो चार्ज पर यूनिट टाइम करेंगे तो डेल्टा टी कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस ई ए इंटू वी डी, ये बन जाएगा हम लोग का करंट, ठीक है। तो करंट आ गया, तो हम लोग को क्या चाहिए, अभी तो करंट डेंसिटी चाहिए। तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, वी डी का वैल्यू बैठा देते हैं। वी डी का वैल्यू क्या था, पहले सेक्शन में हम लोग देख चुके हैं कि वी डी का क्या होता है, माइनस ई इंटू ई बाई एम इंटू टाउ, ये वी डी का वैल्यू होता है, ठीक है ना। तो इसको हम बैठा देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस मिला के प्लस हो जाएगा, स्क्वायर ए ई टाउ बाई एम, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ मिस हो गया, क्या मिस हो गया बोलो तो, यहाँ पे स्मॉल एन जो था ना वो मिस हो गया, यहाँ पे स्मॉल एन था, यहाँ पे स्मॉल एन था, तो यहाँ पे स्मॉल एन होगा, ठीक है। ये हो गया आई। करंट निकल गया, तो करंट डेंसिटी हम इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, करंट डेंसिटी मतलब क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया होता कि नहीं होता है। तो करंट पर यूनिट एरिया, तो एरिया कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर टाउ बाई एम इंटू ई, ऐसा आ गया, ठीक है। ओके, समझ में आ गया। अब देखो ये तो एक अलग चीज़ आ गया। यहाँ से हम लोग जो आई निकला, यहाँ से हम लोग जे निकाल सकते हैं कि जे के वैल्यू क्या हो जाएगा। एक काम करो, इसको ना बाद में करना, इसमें स्मॉल एन है, अब देखो इसमें जे क्या आ जाएगा, जे का मतलब है करंट पर यूनिट एरिया, तो करंट पर यूनिट एरिया मतलब ए कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस एन ई वी डी, समझ में आ गया। तो ये हो गया जे इज इक्वल टू माइनस एन ई वी डी, समझ में आ गया, ठीक है। इसको हम लोग स्केलर फॉर्म में लिख रहे हैं, एक्चुअली वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहिए था। तो जे का जो फॉर्मूला है, तो जे मतलब क्या हो गया, अगर स्केलर फॉर्म में लिखेंगे तो जे इज इक्वल टू एन ई वी डी, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस दे के लिखना पड़ेगा। जे वेक्टर क्वांटिटी होता है माइनस एन ई वी डी, ये हो गया जे और वी का रिलेशंस, ये स्केलर रिलेशन
और ए वेक्टर रिलेशन। समझ में आ गया? जे निकालने के लिए पहले आई निकालना पड़ेगा, आई निकालने के बाद डेल्टा टी से उसको डिवाइड कर देंगे। अगर डिवाइड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा जे, मतलब करंट डेंसिटी। ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन आया, हम लोग वेक्टर वे में ही किया उसको, लेकिन क्या होता है जनरली ये स्केलर फॉर्म में भी हम कर सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में भी कर सकते हैं। तो ये हो गया करंट डेंसिटी और इसके साथ एक रिलेशन। इसका मतलब एक स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे करते हैं सिंप्लीफाई। अब देखो जे का मतलब क्या आ गया, जे मतलब NEVD। ठीक है, माइनस साइन ले लेते हैं, कोई बात नहीं, यहाँ पे माइनस साइन हम ले लेते हैं, वेक्टर फॉर्म में ही करते हैं। VD का मतलब क्या है, हम लोग पहले ही डिराइव कर चुके हैं। VD का मतलब क्या होता है, माइनस E वेक्टर बाई M इंटू टाउ, ऐसा होता है। अगर ये वाला वैल्यू हम यहाँ पे बैठा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा N स्क्वायर टाउ बाई M इंटू E वेक्टर, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो चीज़ है, ए वाला चीज़ का एक नाम है, इसका नाम क्या है, सिग्मा। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि जे वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई ई। सिग्मा मतलब क्या है, N स्क्वायर टाउ बाई ट्वाइस M। इसका नाम है कंडक्टिविटी। क्या है, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी में क्या होता है, रेजिस्टिविटी का उल्टा जो होता है वो कंडक्टिविटी होता है। रो हम पढ़ चुके हैं ना पहले क्लास में, रो का उल्टा होता है कंडक्टिविटी, N स्क्वायर बाई ट्वाइस M। तो इसका ये जो फॉर्म है, इसका नाम J इज इक्वल टू सिग्मा E। ये तो हो गया रिलेशन बिटवीन J एंड VD। तो ये जो फॉर्म है, तो इसका रिलेशन का नाम क्या है, एक्चुअली क्या है, दिस इज ओम्स लॉ। ठीक है, तो दिस इज द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, अल्टरनेट फॉर्म। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो।